ठीक है, देखो, इस वीडियो का ये पर्पस है तुम्हें बताना बेसिकली कि कोई अगर सेंटेंस अंग्रेज़ी की कोई अगर सेंटेंस अगर तुम्हारे सामने लिखी हुई अगर प्रस्तुत होती है तो वो एक स्टेटमेंट होगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट से तुम क्या समझते हो, अनलेस एंड अनटिल तुम ये नहीं जानोगे तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वेदर एन इंग्लिश सेंटेंस क्लासिफाइज एज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और नॉट। ठीक है, तो उसको पहचानने का एकदम सॉलिड तरीका है। जैसे इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स रहते हैं दे आर जस्ट लाइक मैथमेटिकल रूल्स, उसमें कोई संशय या डाउट वाली कोई सिचुएशन नहीं होती है। रूल्स अगर तुम्हें क्लियर हैं तो बड़ी आसानी से तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे x+3=7 लिखा है तो x की वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, रूल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और रूल्स भी कुछ ऐसा कुछ हाई फंटूस ज़्यादा नहीं है, हम उन चीज़ों को देखते हैं अभी। पहले फटाफट मैथमेटिकल स्टेटमेंट किस तरह के इंग्लिश सेंटेंसेस को कहा जाता है। तो कभी भी अगर कोई सेंटेंस अजर्ट कुछ कर रहा है, अजर्ट मतलब कुछ डिक्लेयर कर रहा है, समझे। जैसे भले वो डिक्लेरेशन सही है या गलत है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ डिक्लेरेशन होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अब ये बात अलग है कि ये बात जैसे अगर मैं कहता हूँ लखनऊ भारत की राजधानी है, तो इस बात से अपने को कोई लेना देना नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, लेकिन मैं कुछ क्लेम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ है ना डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेयर को कैसे समझोगे तुम, मैं कुछ अनाउंस कर रहा हूँ इस तरह से कुछ। ठीक है, अजर्ट कर रहा हूँ, है ना। इसका प्रॉपर हिंदी वर्ड, प्रॉपर हिंदी वर्ड इसका रुको याद करने दो। प्रॉपर हिंदी वर्ड तो यार कुछ ऐसा, अजर्ट का मतलब तो क्या होता है, मैं किसी बात पर ख़ास तरह से कुछ ज़ोर देकर बता रहा हूँ। अगर मतलब ख़ास तरह से कुछ ख़ास तरह से किसी बात पर कुछ विशेष ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है क्या। अजर्शन मतलब तुम ये समझो कि किसी तरह का कोई क्लेम, समझे। वो क्लेम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उस क्लेम की या तो वैल्यू होगी सही या तो वैल्यू होगी गलत। ठीक है, जिसे जिस जिस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ उसे ट्रूथ वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, अगर तुमने क्लासीफाई कर लिया है किसी सेंटेंस को एज अ स्टेटमेंट तो उसकी एक ट्रूथ वैल्यू भी तुम असाइन कर सकते हो हमेशा। किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। मतलब उसका अगर तुम आंसर अगर दो, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ लखनऊ भारत की राजधानी है, तो इसको तुम या तो कह सकते हो सही या तो गलत। कभी भी किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के साथ तुम हमेशा सही या गलत हमेशा जोड़ सकोगे। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसा कभी नहीं होगा कि वो या तो सही भी हो सकता है या तो गलत भी हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने सुनी सीखी उसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। इसमें थ्योरी ही रहेगी इस वाले वीडियो में तो। ठीक है, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेसिकली किसी भी तरह का अजर्शन या डिक्लेरेशन रहेगा, है ना। अजर्शन हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, है ना। ठीक, इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, ध्यान रखोगे। एन अजर्शन कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, समझे। या तो वो सही होगा या तो गलत होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक अजर्शन कैसा ट्रू भी नहीं है और फॉल्स भी नहीं है, दोनों चीज़ें हो सकती है। ऐसी चीज़ कभी ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सिंस एन अजर्शन can't be neither true nor false, therefore a mathematical statement is either true और फॉल्स। ठीक,
you can always assign one can always assign a true false value ठीक है टू अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक, तो ये जो ट्रू या फॉल्स वैल्यू तुम असाइन करते हो किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू ट्रूथ वैल्यू कहलाती है। ठीक है, ट्रू फॉल्स वैल्यू ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट is known as its truth value। ठीक, ट्रूथ वैल्यू थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखोगे। तुमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू आप बताइए। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली ऐसा सवाल आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट ही गायब हो जाता है। ठीक है, मतलब हमें ये पता नहीं लगाना है कि उसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है वो स्टेटमेंट है या नहीं है। डायरेक्टली तुमसे पूछा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट है भैया बताओ कि ट्रू है या फॉल्स है, सिंपली। ठीक है, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स एक ही चीज़ है। ठीक, तो ट्रूथ वैल्यू कैन आइदर बी, है ना, जाहिर सी बात है, ट्रूथ वैल्यू जो होगी कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, है ना। इसे कई बार 1 या 0 से भी डिनोट किया जाता है। अच्छा, तो सबसे पहला पार्ट आता है आइडेंटिफिकेशन का, कि किसी इंग्लिश सेंटेंस को तुम आइडेंटिफाई करो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लेने के बाद अगर है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो देन उसके बाद तुम उसे क्लासीफाई कर सकते हो सिंपल या फिर कंपाउंड में। ठीक है, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ तुम उसके साथ एक वैल्यू असाइन कर सकते हो, ट्रू या फॉल्स वाली, ध्यान रखना। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसे तुम फर्दर कैसा ब्रेक नहीं कर पा रहे, जैसे कभी भी दो सेंटेंसेस को जोड़कर, अगर कोई दो स्टेटमेंट्स को जोड़कर, दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को जोड़कर, ये दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट बनाया जाता है तो उसे कंपाउंड कहा जाता है, सिंपल, है ना। सिंपल कब कहा जाता है, जब तुम किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हो गई सिंपल या कंपाउंड में, असाइनमेंट हो गई ट्रूथ वैल्यू की, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट के साथ कर सकते हो। अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बट उसके पहले जो जो बातें अभी तक के देखी या सीखी हैं उसको थोड़ा और लिख लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो, अरे यार यहाँ तो पेज का ही लफड़ा है। अच्छा देखो, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश सेंटेंस मान लेते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ दिया है तो या तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा या तो नहीं होगा। ठीक, है ना। मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर हुआ तो या तो सिंपल होगा या तो फिर कंपाउंड होगा। अच्छा, इसकी या तो ट्रूथ वैल्यू तुम्हारे पास ट्रू होगी या तो फिर फॉल्स होगी।
ठीक है, सिंपल होगा या कंपाउंड होगा इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। ठीक, सिंपल कंपाउंड क्लासिफिकेशन हैज़ नथिंग टू डू विथ ट्रू फॉल्स वैल्यू। ठीक, ध्यान रखोगे। कंपाउंड तुम किसी स्टेटमेंट को तब कहते हो व्हेन इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स। ठीक है, लिख देता हूँ इस बात को मैं। इस चीज़ का मीनिंग बेसिकली हो जाएगा मेड अप ऑफ ठीक, सिंपल का मीनिंग तुम ये बात ध्यान में रखना कि इट कांट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, कांट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। ठीक, उसे और तोड़ा नहीं जा सकता। अब जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, बस इसमें और कहाँ से और कोई तुम स्टेटमेंट्स वगैरह कैसा निकाल सकते हो? ये अपने आप में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का, उसको और फर्दर एटॉमिक भी कहा जाता है, सिंपल स्टेटमेंट्स को एटॉमिक स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, और या फिर प्राइम स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंपाउंड तो कंपाउंड है। ठीक, तो एटॉमिक स्टेटमेंट भी कहते हैं या तो फिर प्राइम स्टेटमेंट भी कहते हैं। सिंपल बोलो, एटॉमिक बोलो, प्राइम बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि सिंपल या फिर कंपाउंड क्लासिफिकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रूथ वैल्यू। दिस इज इम्पॉर्टेंट। बट ट्रूथ वैल्यू तो बाद में आती है, पहले तो ये क्लासीफाई करोगे कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक, अच्छा, उसके बाद फिर तुम ये देखते हो कि उस स्टेटमेंट का क्या नेचर, क्या है, सिंपल है, कंपाउंड है, कैसा नेचर है। फिर उसके बाद तुम ये देखते हो कि उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। ठीक है, ट्रू है, फॉल्स है। तो सिंपल या कंपाउंड देखना एक अलग बात है, ट्रू या फॉल्स देखना एक अलग बात है। ठीक, अगर ते कहीं जो वो इंग्लिश सेंटेंस है, अगर वो लेट से स्टेटमेंट नहीं है, उसके कुछ कारण हो सकते हैं, समझे? कैसे कारण हो सकते हैं, देखो जैसे या तो अगर वो क्वेश्चनिंग करने वाला इंग्लिश सेंटेंस है ना। एक मिनट रुको। हेलो, नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ, आधा घंटा, आधा पौन घंटा। हाँ, ठीक है। तो इंग्लिश सेंटेंस बेसिकली अगर क्वेश्चनिंग टाइप का है, ठीक है, जैसे कि राम तुम कहाँ थे, इस टाइप का है ना, या फिर तुम यहाँ कब आओगे। ठीक है, इस तरह का कुछ भी अगर क्वेश्चनिंग अगर कोई सेंटेंस है तो वो बेसिकली तुम्हारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में काउंट नहीं होगी। इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव में एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इम्पेरेटिव है तो उसमें ये सब कैसा है कि मतलब फैक्ट्स हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव मतलब तुम्हारा जैसे अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, समझे, किसी को कोई कमांड दे रहा है। ठीक, तो इसमें जैसे दो चार बातें हैं, जैसे कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, या फिर कुछ एडवाइस हो गई, कोई इंस्ट्रक्शन हो गया।
ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास इम्पेरेटिव में आ जाती है। ठीक, इम्पेरेटिव मतलब कुछ सजेशन, सजेशन में जैसे रिक्वेस्ट हो गया है ना, एडवाइस हो गई। सजेशन मतलब कुछ किसी भी तरह का कुछ एडवाइस हो गया, सजेशन हो गया, एडवाइस ही में आ गया सजेशन तो, है ना? ठीक, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि प्लीज़ लीव दिस रूम, तो ये रिक्वेस्ट है ना? कमांड हो गई कि पुट दिस वास, है ना, फ्लावर वास ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। ठीक है, ऐसा ऑन द टेबल, है ना, टॉप ऑफ द टेबल बोलने की अलग से ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, कोई नीचे तो रखेगा नहीं, तो ऑन द टेबल ऐसा। कोई इंस्ट्रक्शन हो गया कुछ कि भाई टर्न लेफ़्ट या फिर टर्न राइट, ऐसा इस तरह का कुछ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे इस तरह के जो इंग्लिश सेंटेंसेस हैं वो बेसिकली मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, इम्पेरेटिव के बाद और कुछ एक्सक्लेमेटरी वाली जो चीज़ें हैं, है ना, एक्सक्लेमेटरी मतलब हे राम, है ना इस टाइप की चीज़ें, ये क्या हुआ जिसमें कुछ सरप्राइज झलक रहा हो। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी वाली चीज़ें तुम्हें एकदम एंड में वो एक सिंबल उसका बना हुआ दिखेगा, है ना, जिसमें कुछ एलिमेंट रहता है ना सरप्राइज का, सरप्राइज एलिमेंट। सर सरप्राइज लिखो। तो ये सब कैसा है, ये वाले इंग्लिश सेंटेंसेस जो हैं दे डू नॉट क्लासीफाई एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। खैर, अब जैसे जैसे एग्जांपल्स करते जाएंगे तुम्हें वैसे वैसे पता चलते जाएगा। ये बात का ध्यान रखोगे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को हम हमेशा वी मस्ट बी एबल टू असाइन और ट्रूथ वैल्यू, ट्रू हो या फॉल्स हो उससे मतलब नहीं है, हम हमेशा, है ना, किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को भाई ट्रू या फिर फॉल्स के रूप में हमेशा उसको एक ट्रूथ वैल्यू असाइन करने में हमें हमेशा सक्षम होना चाहिए। मतलब हमेशा हम लोग वी मस्ट ऑलवेज बी एबल टू असाइन अ ट्रूथ वैल्यू टू अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, हमेशा टू अ सेंटेंस, देन वी से इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ध्यान रखना। अब किसी इंग्लिश सेंटेंस को पढ़कर अगर तुम्हें नहीं चमक रहा है कि भाई वो असर्शन है या नहीं है, किसी तरह का डिक्लेरेशन है या नहीं है, तो उसमें तुरंत उसके सामने ट्रू या फॉल्स लगा कर देखो। जैसे अगर तुम ये कहते हो, जैसे एक इंग्लिश सेंटेंस है तुम्हारे पास, प्लीज़ गो आउट, तो इसमें तुम ट्रू या फॉल्स लगाओगे तो बेवकूफ़ गिने जाओगे, समझे। लेकिन जैसे अगर मैं कहता हूँ लखनऊ इंडिया की भारत की राजधानी है, तो इसके सामने ट्रू या फॉल्स लगाया जा सकता है। ट्रू होगा फॉल्स होगा वो बात की बात है। ठीक है, लॉजिक में कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि भाई, नहीं, मतलब अनलेस एंड अनटिल पूछा नहीं है तब तक कि भाई ये बात की बात है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन एक वैल्यू असाइन कर पा रहे हो कि नहीं, आइदर ट्रू और फॉल्स, वो इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो आता है वो तो आता है आइडेंटिफिकेशन का, कि सेंटेंस तुमसे आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि स्टेटमेंट है या नहीं। दूसरा पार्ट आता है कि तुम उसे सिंपल या कंपाउंड में क्लासीफाई कर पा रहे हो या नहीं। तीसरा पार्ट आता है तुम्हारा उस स्टेटमेंट को एक ट्रूथ वैल्यू देना। ट्रूथ वैल्यू देना इज़ द मोस्ट ईजी पार्ट। सबसे अच्छा जो उसमें डिसीजन मेकिंग जो चीज़ होती है वो आइडेंटिफिकेशन ही रहता है कि तुम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जैसे अभी यहाँ देखो, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, समझ रहे हो, तो ये तो भाई स्टेटमेंट है बिंदास, इसमें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, एक क्लेम है, अजर्शन है, ठीक है। द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज़ एन ऑड इंटीजर, इज़ एन ऑड इंटीजर। वैसे तो ये बात बकवास है, लेकिन बकवास है कि सही है कि गलत है वो सब अपन बाद में देखेंगे, पहले तो एक स्टेटमेंट तो है ही है। अब देखो, इट इज़ वाइट इन कलर। और जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वो यहाँ पर बताना भूल गया। जैसे अगर कोई ओपन सेंटेंस होता है ना, ओपन सेंटेंस में भी तुम उसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट काउंट नहीं करते हो। ओपन सेंटेंस में कैसा रहेगा, तुम्हारे पास एक वेरिएबल रहेगा जिसकी वैल्यू तुम, मतलब उसकी कुछ वैल्यू वहाँ पर स्पेसिफिक नहीं दी हुई रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, या फिर उसमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट स्टेटेड। जैसे अगर किसी स्टेटमेंट में, जैसे यहाँ पर देखो इट है, अब इट साला वो क्या है,
अब मान लेते हैं अगर चौक है तो जाहिर सी बात है वो वाइट कलर में होगा, तब तो ये ट्रू हो जाएगा। इट कैसा एम्बिग्विटी है, इट इज़ अ वेरिएबल, है ना, ये चीज़ क्या है, दिस इज़ अ वेरिएबल whose value is uncertain। अगर इट मान लेते हैं, लेट से अपने पास चौक हुआ कुछ और, जैसे मान लेते हैं भाई कुछ भी, है ना, लेट से स्काई है तो, है ना, स्काई इज़ वाइट इन कलर। अब वो बात अलग है कि भाई वो वाइट रहता है कि ग्रीन रहता है कि ब्लू रहता है रेड रहता है जो भी, लेकिन अनलेस एंड अनटिल तुम इट को डिफाइन नहीं करोगे, एक वेरिएबल आ गया ना जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो ये कैसा एम्बिग्विटी आ गई यहाँ पर, इसे ओपन सेंटेंस कहते हैं। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पर भी वेरिएबल आ गया एक, ठीक, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू अगर हमें नहीं पता है ना, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक। वी कैन नॉट डिटरमाइन ट्रूथफुलनेस ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर ट्रूथ वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर अपना वो सेंटेंस हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट काउंट नहीं होगा, ये भी ओपन सेंटेंस है, ठीक है, ये भी ओपन सेंटेंस है। वेरिएबल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रीजंस वगैरह बाद में डिस्कस करते हैं, वेरिएबल लिख देता हूँ, ठीक। तो ये भी नहीं होगा भाई, चौथा भी नहीं है। प्लीज़ कम हियर, ये तो बकवास है, रिक्वेस्ट है ये। व्हेन इज़ योर एग्जामिनेशन गोइंग टू स्टार्ट, कहीं भी क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन दिखता है, प्लीज़ वगैरह वाले वर्ड्स दिखते हैं, प्लीज़, है ना, ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या, इंट्रोगेशन, है ना, इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन मार्क, तो वो सारे स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट इट इज़, ये देखो इंट्रोगेशन है, इंट्रोगेटिव है, सरप्राइज़ है ना इसमें कि अरे यार क्या ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया। तो कभी भी अगर तुम्हें कोई सेंटेंस अगर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से अगर एंड होता हुआ दिखता है, वो कभी कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। लेट अस गो फॉर अ वॉक, ये चीज़ तुम्हारा एक एक तरह से कह सकते हो कि एक सजेशन है, रिक्वेस्ट तो नहीं बोल सकते, एक तरह का सजेशन है, ठीक है। लेट अस गो फॉर अ वॉक मतलब ये एक चालू चलता फिरता कैसा सजेशन है, सजेशन वाली चीज़ भी काउंट नहीं होती है, ध्यान रखना। इसके साथ कोई ट्रू या फॉल्स नहीं बोल सकते ना तुम, किसी तरह का क्लेम नहीं है। जैसे मैं 65 किलो का हूँ, तो मैं भी डिफाइंड हूँ, मैं कौन हूँ, है कि नहीं, और 65 किलो भी एकदम क्लियरली डिफाइंड है, इसके साथ ट्रू या फॉल्स तुम जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा सजेशन हो गया तुम्हारा, समझ रहे हो बात, ये सजेशन है, ये तुम्हारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट और सेकंड तो अजर्शंस हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। थर्ड का रीज़न तो मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। फोर्थ में कैसा है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल कभी भी अगर आ जाता है तो वो एक ओपन सेंटेंस होगा, ठीक। फोर्थ इज एन ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस हो गया तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं रहेगा। फिफ्थ तुम्हारा रिक्वेस्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन है। सेवन्थ सरप्राइज है ना, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। तुम्हारे पास आठवां एक सजेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में काउंट नहीं होंगी। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं क्विकली। उसमें बोला जा रहा है एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है यहाँ पर, ये देखो, ठीक, आइडेंटिफिकेशन है। फिर बोल रहा है कि एटॉमिक है या कंपाउंड है, आप बताइए। एटॉमिक का मतलब होता है सिंपल, ठीक है। तो पहले तो आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, बाद में सिंपल कंपाउंड देखते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, फटाफट देखो, ये क्लेम है, एक असर्शन है, 12 इज़ अ प्राइम नंबर, ट्रू या फॉल्स वो जान दो तुम, बात की बात है। मैरी एंड हर लैम वेंट अप द हिल, देखो ये जो स्टेटमेंट है दो स्टेटमेंट से मिलकर बना है। मैरी वेंट अप द हिल, हर लैम ऑल्सो वेंट अप द हिल, ऐसा। तो दो सिंपल स्टेटमेंट्स को देखो
है ना, कनेक्ट किया गया है, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, इफ़ देन एंड और, है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये सारी 5 तरह के लॉजिकल कनेक्टिव्स रहते हैं अपने पास, नॉट, ठीक है। इस तरह के लॉजिकल कनेक्टिव्स हम लोग को 5 पढ़ने हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। बट फिलहाल ये भी समझ में आता है कि पहले तो ये क्लेम है ना, मैरी एंड हर लैम वेंट अप द हिल, तो ये बात ट्रू या फॉल्स हो सकती है, तो क्लेम है एक बराबर। और ये कैसा है, कंपाउंड स्टेटमेंट है एक, ठीक है। अब जैसे 12 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये बात बंडल तो है, बिल्कुल बकवास है, समझ रहे हो भाई, बंडल बकवास है ना। तो अपने को ट्रूथ वैल्यू वैसे अभी असाइन करने के लिए नहीं बोला है, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसको तुम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सेंटेंसेस में, सिंपलर स्टेटमेंट्स में, समझे, तो सिंपल भी है। अच्छा, रामू एंड शामू आर 2 ब्रदर्स, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन इसको तुम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्लेम तो है और ये सिंपल है, सिंपल स्टेटमेंट है ना, इसको फर्दर कैसे और ब्रेक डाउन करोगे, है ना। रामू इज़ अ ब्रदर, ब्रदर के भाई कहलाने के लिए उसके साथ दूसरा उसका जोड़ीदार तो होना चाहिए ना, ठीक। जैसे अगर इसमें ये बोल दिया जाता कि लता एंड पुष्पा आर 2 सिस्टर्स एंड रामू एंड शामू आर 2 ब्रदर्स, ऐसा, तो लॉजिकल कनेक्टिव एंड के साथ 2 मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट किया गया, फिर वो कंपाउंड हो जाता, वो भी एक स्टेटमेंट रहता, कंपाउंड हो जाता। अभी ये सिंपल है। जैसे एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन वाले तो पहले ही खिसका दो यहाँ से, उस पर कोई बातचीत नहीं की जाएगी। एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन, है ना, ये सब तो पहले ही बंडल रहते हैं, ये सब पहले ही सरका दो, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, अच्छा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, इसको अपन ठीक कर लेते हैं, ठीक है। आर इंटरेस्टिंग, है ना, ये पूरा सवाल कैसा है, आर इंटरेस्टिंग, खैर। अब देखो अगला जो है सेंटेंस, इफ़ यू डोंट स्टडी यू कांट पास द एग्जामिनेशन, तो ये कैसा, इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं, यू डू नॉट स्टडी, ठीक है, यू कैनॉट पास द एग्जामिनेशन, ये 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर हैं। और पहली बात ये क्लेम भी है ना, इसके साथ तुम ट्रू या फॉल्स अजर्ट कर सकते हो। जैसे अगर किसी बच्चे को अगर तुम कहते हो कि अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, तो वो ये बोल सकता है ना, जैसे जो सद्बुद्धि जिसमें होगी वो ये कहेगा हाँ आप सही कह रहे हैं। दूसरा जो कुबुद्धि वाला जो व्यक्ति है ना, जो जिसकी मति भ्रष्ट है, वो क्या बोलेगा, फॉल्स, मनी मन बोलेगा फॉल्स, ऊपर से बोले हो सकता है बोल दे ट्रू, पर मनी मन बोलेगा फॉल्स। मुद्दा ये मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस स्टेटमेंट के साथ तुम ट्रू या फॉल्स वाली वैल्यू असाइन कर सकते हो। ये सबसे बड़ा टेस्ट है, कभी भी अगर किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं, ये सबसे बड़ा टेस्ट है। तुम उसके साथ ट्रू या फॉल्स लगा के देखो, अगर मीनिंग बन रहा है, ट्रू या फॉल्स लगाने से अगर मीनिंग बन रहा है कि हाँ इसका जवाब मैं ट्रू या फॉल्स के रूप में दे सकता हूँ, ट्रू या फॉल्स इस स्टेटमेंट का उत्तर हो सकता है, तो उसमें वो पक्का है कि वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, ठीक है। जैसे गेट आउट, इसमें क्या ट्रू या क्या फॉल्स, कोई तुमको, है ना, बोल रहा है कि यार भग जाए यहाँ से, उसमें ट्रू या फॉल्स थोड़ी तुम अटैच करोगे। जैसे कोई तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विल यू हेल्प मी, तो हाँ या ना में मैं जवाब नहीं बोल रहा हूँ, यस या फिर नो में नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो क्वेश्चन मार्क का तो हमेशा कोई ना कोई जवाब यस या नो में दे ही सकता है, लेकिन उसमें बोला जा रहा है ट्रू या फॉल्स, मतलब सही या गलत। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसके जवाब में अगर तुमने आंसर दिया सही, तो वो तुमको पगला नहीं बोलेगा या पगला नहीं बोलेगी वो, है ना। तो उसमें जैसे अगर कोई लड़की की राह चलते गाड़ी ख़राब हो गई, या फिर उसको सेंटर स्टैंड लगाते नहीं बन रहा है, ठीक है, गाड़ी पीछे करना भी नहीं आता है, वो तो बहुत सारे लड़कों को भी नहीं आता है, लड़कियों को शायद ज़्यादा नहीं आता है, खैर। तो उसमें वही अपना एक हाथ तुमको वो सीट के पीछे वाले वो लगा रहता है वो प्लास्टिक का गुटका, उस पर लगाना पड़ता है। तो देखना तुम लड़कियां अक्सर मतलब दोनों हाथ अपने हैंडल पे रखती हैं, ठीक है, खैर। तो अब मान लेते हैं जो भी है, अब उसने अगर तुमको बोला वही विल यू हेल्प मी, तो उसमें क्या तुम ये बोलोगे सही या गलत, भाई हाँ या ना में जवाब दोगे ना, हाँ या ना की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना एक अलग चीज़ है, सही या गलत एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो विल यू हेल्प मी ये सब बकवास है, ठीक है, क्या गेट आउट वगैरह ये सब भी बकवास है। इफ़ यू डू नॉट स्टडी, तो पहली बात ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो है, इनफैक्ट एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक। इसको तुम 2 स्टेटमेंट्स में तोड़ सकते हो, किस प्रकार से, यू डू नॉट स्टडी, जैसे एक स्टेटमेंट को मैं कहता हूँ पी, दूसरे स्टेटमेंट को मैं कहता हूँ क्यू, तो यू डू नॉट स्टडी
यू विल फेल, क्या लिखा है, यू कांट पास द एग्ज़ाम, है ना। ठीक, ये दो स्टेटमेंट से मिलकर बना है, और इसमें जो लॉजिकल कनेक्टिव का जिसका इस्तेमाल किया जा गया है वो इम्प्लाइज का किया गया है, इफ़ देन, समझे, इम्प्लीकेशन का किया गया है, मतलब ऐसा अगर होगा तो ऐसा होगा, समझे। ये लॉजिकल कनेक्टिव्स हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे, तब मैं और बेहतर तरीके से तुम्हें बताऊंगा बराबर अच्छे से, ठीक है। कंपाउंड और कोई आया है क्या? हाँ, मैरी वेंट अप द हिल, यहाँ देखो कंपाउंड एक और है, मैरी वेंट अप द हिल, और देखो मैरीज लैम्ब वेंट अप द हिल, ये दो अलग अलग इन्फॉर्मेशंस हैं, दोनों को क्लब किया गया है। वेंट अप द हिल, ऐसा तो है नहीं ना कि वो जो भेड़ है उसी के सर पे चिपकी हुई है, तो जहाँ जहाँ मैरी जाएगी वहाँ वहाँ वो भेड़ भी जाएगी, ऐसा थोड़ी है कि भाई अगर मैरी अगर ऊपर अगर चढ़ गई हिल पे तो क्या उसकी भेड़ भी चढ़ गई। ये दो अलग अलग इन्फॉर्मेशंस हैं, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, उन दोनों स्टेटमेंट्स को क्लब किया गया है वाया लॉजिकल कनेक्टिव एंड, ठीक है, ये लॉजिकल कनेक्टिव है ये, ठीक। दिस इज़ अ लॉजिकल, अबे कहाँ गया, दिस इज़ अ लॉजिकल कनेक्टिव, यहाँ देखो इफ़, है ना, देन, ऐसा, ठीक, दीज आर लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पर भी एक लॉजिकल कनेक्टिव है, और जैसे शुगर इज़ बिटर और सॉल्ट इज़ स्वीट, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, वैसे तो एक बहुत ही बंडल बात है, मतलब क्या बकवास लिखी है कि शुगर कैसा वो बिटर है, बिटर मतलब वो नमकीन टाइप, है ना। अच्छा, तो सॉल्ट लिखा है कि मीठा होता है, तो बिल्कुल ही बंडल बकवास है। तो इसमें भी देखो, पहली बात तो ये समझ में आता है कि कंपाउंड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो है, क्लेम किया जा रहा है ना, शुगर इज़ बिटर, शुगर इज़ स्वीट, शुगर इज़ जो भी, है ना। तो ये चीज़ें क्लेम में आती है, तुम इसके साथ ट्रू या फॉल्स अटैच कर सकते हो, ठीक। और जो दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स वैसे बनाने नहीं बोला, मैं तुम्हारी क्लैरिटी के लिए बनवा दे रहा हूँ। शुगर इज़ बिटर, इस तरह से लिखते हैं स्टेटमेंट को, शुगर इज़ बिटर, और क्या लिखा है पगले ने, सॉल्ट इज़ स्वीट, ठीक। तो इस तरह से स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है वेरिएबल्स असाइन कर करके, ये इसका हो गया, ये इधर इसका हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। अब दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, अच्छा ये आता है पैराडॉक्स में। अब पैराडॉक्स वाली चीज़ एक्चुअल में बातचीत तो नहीं करना चाहता था इसके ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा मामला कैसा है, ये अपन थोड़ा फिलोसॉफिकल होना पड़ेगा इसके लिए, पर ये भी खैर लिख लो, पैराडॉक्स नहीं होना चाहिए किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को फॉर इट टू बी क्लासिफाइड एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन वाला जो पार्ट है इसको अपन थोड़ा हटा लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन वाली चीज़ को अलग जगह लिख लेंगे। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पैराडॉक्सियल नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्टरी, कैसे और क्या, उसका एग्जांपल तुम नीचे देख लो। अब जैसे दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, अगर ये चीज़ लिखी है ना तुम्हारे सामने, तो इसके बारे में थोड़ी बातचीत करनी पड़ जाएगी यार, ठीक है। ये थोड़ा सा गंदा है ये, है ना। जैसे देखो यहाँ पर करके बता देता हूँ मैं, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ठीक है। अब पैराडॉक्स में तो लोगों ने दो दो हज़ार साल से उनके सामने ये सवाल रहता है पैराडॉक्स वाला, लेकिन फिर भी अभी तक ये डिसाइडेड नहीं रहता कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। देखो कैसे, इस स्टेटमेंट की, इस या फिर सेंटेंस की खूबसूरती तुम देखो, दिस स्टेटमेंट, दिस में जो ये जो दिस है ना, ये वाला, ये वाली जो चीज़ है दिस, ये भी ये पूरा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को मैं कह देता हूँ कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक। और ये भी एक पूरा स्टेटमेंट है, देख रहे हो, ए इज़ माई स्टेटमेंट, ठीक है। भाई दिस क्या है, दिस यही स्टेटमेंट है, और वो जो पूरा स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्ट, वो भी वही स्टेटमेंट है, समझ रहे हो बात को, है ना। भाई दिस क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, द स्टेटमेंट इट सेल्फ, ठीक है। ठीक,
और जो पूरा स्टेटमेंट है वो तो स्टेटमेंट है ही, कंप्लीट स्टेटमेंट है। अब देखो इसमें बात कैसे खतरनाक होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से समझियो। ना समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता ऐसा कि कभी तुम्हें किसी बोर्ड एग्जाम्स में सब्जेक्टिव में या किसी भी पेपर में सीईटी हो जेडब्ल्यू हो उसमें साला कोई पैराडॉक्स दे दे, ठीक है। और ऐसा किसी ने कोई हरकत की है वह इंसानियत के नाते उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर स्टूडेंट कम्युनिटी उसको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि पैराडॉक्स कैसा बड़ी गंदी चीज़ है। जैसे कि मैं तुम्हें एक पैराडॉक्सियल स्टेटमेंट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग मोर। जा, ये क्या बात है? जैसे क्रेडिट कार्ड की यही टैगलाइन रहती है ना, जितना खर्च करोगे उतना बचाओगे। इसमें अब इसमें तुम ये बता दो कि खर्च करने से पैसा बच रहा है कि बचाने से पैसा बच रहा है। भाई बचाने से तो ऑब्वियस है पैसा बचता है, पर स्टेटमेंट बोल रहा है कि ज़्यादा खर्चोगे तो पैसा बचेगा। ये कैसा, मतलब तुम समझ रहे हो ना क्या मतलब, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसा आ जाता है। तो यह तुम इसमें बता ही नहीं पाओगे कि साला कहना क्या चाहते हो ऐसा, ठीक है। जैसे क्रेडिट कार्ड वालों का ये बहुत अच्छी टैगलाइन नहीं हो सकती है, सेव मोर बाय स्पेंडिंग मोर। अबे तुम अगर ज़्यादा खर्चोगे तो बचेगा कैसे? पर यही स्टेटमेंट यही कह रहा है, क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड ऐसा है, इसकी खूबी ऐसी है कि जितना ज़्यादा खर्चोगे उतना ज़्यादा बचेगा। तो ये कैसा पगलागिरी वाली बात है, ठीक है। तो इसी पगलागिरी को अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स के रूप में, है ना। तो देखो, अगर ये पूरा स्टेटमेंट अगर तुम मान लेते हैं ट्रू मानते हो, समझ गए, कंप्लीट स्टेटमेंट लेट से इसको तुमने माना ट्रू, ठीक। या फिर तुम मान सकते हो कि पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है। भाई अगर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा तो ट्रू या फॉल्स ये वाली दोनों वैल्यूज़ में से एक ना एक वैल्यू तो होगी। मैं दोनों केसेस कैसा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अगर पूरा स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इससे क्या हुआ, जो दिस वाली चीज़ है वो फॉल्स हो गई। कंप्लीट स्टेटमेंट है ना, अपन मान रहे हैं ट्रू, ठीक। तो कंप्लीट स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इससे दिस के द्वारा जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या होना पड़ेगा, फॉल्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई कंप्लीट स्टेटमेंट अगर ट्रू है इसका मतलब क्या है, कंप्लीट स्टेटमेंट अगर ट्रू है इसका मतलब क्या है, ए इज ट्रू, ठीक। भाई स्टेटमेंट इज ट्रू, और इससे क्या हो रहा है देखो, जो अंदर वाला जो दिस है वो भाई फॉल्स हो जा रहा है। दिस के द्वारा जो स्टेटमेंट रहेगा, है ना, जो इनर वाला जो ए है वो कैसा, वो फॉल्स हो गया तुम्हारे पास। ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना। जैसे अगर तुमने माना कि ये दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ये बात अगर ट्रू है तो तुम क्या बोल रहे हो, स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक। अच्छा, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो जो ये दिस है, दिस है ना, दिस वो क्या बोल रहा है कि भाई ये तो फॉल्स है। समझ गए? अगर तुमने कहा कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ये अगर ट्रू है तो इससे दिस क्या हो गया, दिस फॉल्स हो गया। दिस भी वही चीज़ है जो पूरा स्टेटमेंट है, दिस है ना, कैपिटल ए वो भी तो वही चीज़ है जो पूरा स्टेटमेंट है। तो मतलब अगर पूरा स्टेटमेंट, अगर आउटर को अगर तुम ट्रू मानते हो, ठीक है, आउटर वाले ए को अगर तुम ट्रू मानते हो तो इनर वाला जो ए है वो फॉल्स हो जाता है। आउटर मतलब कंप्लीट स्टेटमेंट को अगर तुम ट्रू मानते हो देन जो इनर वाला जो दिस है वो कैसा फॉल्स हो जाता है। तो ये कैसा है, कंट्रडिक्शन है, समझ रहे हो आप, दिस इज अ कंट्रडिक्शन। अब ये नाइदर ट्रू नाइदर फॉल्स है कि नहीं है, इस पर अपने को चर्चा नहीं करनी है। ये बात तो पक्की है कि भाई इसके साथ ट्रू या फॉल्स अपन अटैच नहीं कर पा रहे। फॉल्स वाला देखो कहानी कैसा है, तो अगर पूरा स्टेटमेंट अगर हम लोगों ने माना फॉल्स है, कंप्लीट स्टेटमेंट लेट्स से मैंने बोला फॉल्स है, अच्छा तो क्या होगा भाई, जो ए है वो फॉल्स हो गया। ए यानी आउटर वाला जो है कंप्लीट स्टेटमेंट वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर पूरा स्टेटमेंट अगर फॉल्स है इसका मतलब जो दिस वाली चीज़ है
है ना, दिस वाली चीज़ है वो ट्रू होगी, तभी तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है। जिस चीज़ को दिस रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अनलेस अनटिल वो ट्रू नहीं होगा तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स कैसे होगा? भाई ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये बात ही गलत है, इसका मतलब जो ये वाली जो चीज़ है, जिस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है? वो ट्रू है। वही सच्चे व्यक्ति को अगर तुम झूठा बोल रहे हो तो उसके बाद फिर बोल रहे हो, है ना, कोई सच्चा व्यक्ति है उसको तुम कह रहे हो झूठा है, तो ये पूरी बात झूठी है, ऐसे ही बोलोगे ना। तो इसका मतलब वो आदमी कैसा है? सच्चा है। जैसे मैं कहता हूँ ये आदमी झूठा है, ये बात ही झूठ है, तो इसका मतलब ये आदमी कैसा हो गया? सच्चा हो गया। तो इससे कैसा निकल के आ रहा है? जो ए तुम्हारा इनर वाला है ना, यानी वो दिस वाली चीज़, वो क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो फिर ते कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि अगर आउटर वाली चीज़ को अगर तुम, है ना, इफ आउटर वाला जो ए है अगर ये साला फॉल्स होता है, देन इनर वाला जो ए है, इनर वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? अगेन एक और एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, समझ रहे हो बात? अगेन एक और एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो ये चीज़ कभी तुम्हारे एग्ज़ाम में तो आने से रही, लेकिन पैराडॉक्सियल स्टेटमेंट्स का जो कंक्लूजन है वो अभी 2-2.5 हज़ार साल में भी हो नहीं पाया है, तो उसे हम स्टेटमेंट के रूप में काउंट नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई इंग्लिश सेंटेंस आ जाता है कि सेव मोर बाय स्पेंडिंग मोर, है ना, तो पता नहीं क्यों क्रेडिट कार्ड वाला ध्यान में आया मेरे। खैर, सेव मोर बाय स्पेंडिंग मोर, इस टाइप की कोई अगर चीज़ आ जाती है दकियानुसी, इसको भाई अपन सरका देंगे, साइड में रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा खैर, तो ये तो पैराडॉक्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट तो है नहीं। अच्छा, आई लाइक टू रीड, ये ट्रू या फॉल्स इसके साथ तुम असाइन कर सकते हो। ठीक है, आई लाइक टू रीड, जैसे अगर ये बात फॉल्स हो जाती है इसका मतलब क्या होगा? कि भाई मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। अगर ये बात ट्रू हो जाती है तो फिर तो जो लिखा है वही है ना, कि भाई मुझे पढ़ना पसंद है, तो ये स्टेटमेंट है, बराबर है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है। ये पैराडॉक्स हो गया तुम्हारा। ठीक है, दिस इज़ अ पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स पे ज़्यादा मत सोचियो, वरना पता चला लॉजिक अलग एक जगह रह गया तुम्हारा और पैराडॉक्स में घूमते रह गए कि अब मैं इस सवाल का हल निकालूंगा। ठीक है, तो उसमें गलत सवालों में उत्तर ढूंढने में अगर तुम निकल पड़े ना, साइंटिस्ट अगर बने, तो उसमें ध्यान रखना करोड़ों लोग हैं, उसमें इक्का दुक्का लोग ही किसी एक चीज़ का जवाब निकाल पाते हैं, उसमें उनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है। तो ये वाला काम नहीं करना, रिसर्च वाला, समझे कि क्या है, क्यों, कैसा। समझ लिया पैराडॉक्स किस चीज़ को कहा जाता है, इतना सफिशेंट है। एनीवेज, इसके आगे लॉजिक एंड मैथमेटिक्स आर इंटरेस्टिंग। तो ये चीज़ देखो, एक स्टेटमेंट है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, इस बात के साथ तुम ट्रू या फॉल्स असाइन कर सकते हो। और उसमें ऐसा तो बोला नहीं है कि दे आर इंटरेस्टिंग, तो दे में साला फिर समझते बैठो, फिर वेरिएबल आ गया, वो तो ओपन सेंटेंस हो जाता है। तो दे वे नहीं बोल रहा है वो, एकदम स्पेसिफिकली बोला उसने कि भाई लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, है ना, आर इंटरेस्टिंग। ठीक, तो ये स्टेटमेंट तो है और कंपाउंड है बिंदास। किस तरह से कंपाउंड है? इसके दो सिंपलर जो स्टेटमेंट्स हो जाएंगे तुम्हारे पास, हो जाएगा मैथ्स इज इंटरेस्टिंग, दूसरा लॉजिक इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या है यार, तो लग रहा है इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है। एनीवेज, इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी हो, है ना, हर चीज़ को अगर तुम लॉजिकली अगर काम करके अगर आगे बढ़ोगे तो ही कैसा पढ़ने में भी मज़ा है एंड रिजल्ट्स भी उसी से आते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बायोलॉजी वगैरह खासकर कि जिसमें यार लॉजिक का क्या बोलोगे, अगर तुम्हें किसी चीज़ का लॉजिक आ भी जाता है तो उसमें उन चीज़ों को लर्न करके अनलेस एंड तुम प्रोड्यूस नहीं करोगे, नंबर नहीं आएंगे। तो इसमें ऐसा कम है, जैसे ये चीज़ें कैसा है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री भी खासकर, तो उसमें अगर कोई चीज़ अगर तुमने सीख ली है, स्किल अगर एक्वायर कर लिया है, तो फिर तुम काफ़ी हद तक टेंशन फ्री तो काफ़ी हद तक हो जाते हो। थ्योरी पेपर की बात अलग है, उसमें कैसा आप डेफिनेशन, डेरिवेशन, ये सारी चीज़ें अगर तुम सुसज्जित तरीके से नहीं लिखते हो, जिसके लिए जाहिर सी बात है थोड़ी लर्निंग रिक्वायर्ड रहती है, तब तो फिर यार घुस जाओगे, है कि नहीं। खैर, अगला सवाल देखते हैं। सेम वही चीज़ है, इसमें भी बोला जा रहा है। अच्छा, ऊपर कहीं कुछ सिंपल कंपाउंड वाली चीज़ मैंने, ये जैसे कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब मेरे ख्याल में तुम सिंपल कंपाउंड वाला क्लासिफिकेशन बड़ी आसानी से कर लोगे, ठीक। और ट्रूथ वैल्यू तो असाइन करना तुम्हें आ ही गया है। सिंपल कंपाउंड में तुम ब्रेक भी कर लोगे मेरे ख्याल में,
ठीक, लॉजिकल कनेक्टिव्स जब हम लोग पढ़ लेंगे ना, तब किसी अच्छे कंपाउंड स्टेटमेंट को ब्रेक भी कर करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, वो फिर तुम्हारे नेक्स्ट वाले वीडियो में वो चीज़ें आएंगी। ठीक है, अभी देखो वही सेम चीज़ है, आइडेंटिफिकेशन। ये देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, मतलब क्या है आइडेंटिफिकेशन। और जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई क्या करना है भाई। अच्छा, इन केस ऑफ ए स्टेटमेंट, और बोल रहा है ट्रूथ वैल्यू भी लिख के दिखा, समझ गया क्या, तो ट्रूथ वैल्यू भी मांगी जा रही है। ठीक है, तो पहले तो स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना वो सबसे अपना फेवरेट काम है, उसमें मज़ा आती है बहुत। तो 4, अब मैं थोड़ा क्विकली कर देता हूँ। 4 इज़ एन इवन नंबर, क्लेम है। 23 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्लेम है अगेन। 13 इज़ अ प्राइम, क्लेम सही है या गलत है, ये सामने वाली प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसा मतलब ये बोलूँगा तो ऐसा नहीं होगा। प्लॉट नंबर के साथ बताऊँगा कि इज़ दिस माई प्रॉपर्टी, दिस इज़ माई, ये अगर बोल दूंगा इट इज़ माई प्रॉपर्टी, तो इट तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब क्या पूरे नागपुर थोड़ी अपने पापा का है ना। तो इट बोलने से फिर तो वो ओपन सेंटेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम स्पेसिफिकली बोलोगे कि ये जो प्लॉट नंबर इतना है 73, 144 जो भी, तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसमें क्लेम है, स्पेसिफिक क्लेम है। क्लेम भी ऐसा वैसा क्लेम नहीं कि दिस सिटी इज़ माई सिटी है, तो ये कौन सी सिटी की बात कर रहा है, तो ये वेरिएबल आ गया दिस। अब वेरिएबल जहाँ आ गया तो वहाँ अनसर्टेनिटी आ गई, एम्बिग्यूटी आ गई, तो वो फिर तुम्हारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे रह पाएगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर, कोई भी मैथमेटिकल चीज़ तो भाई क्लेम ही रहती है। देखो, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, मतलब मैथमेटिकल चीज़ क्लेम रहती है, उसमें अगर कोई वेरिएबल आ गया तब फिर वो क्लेम नहीं है बाबा। ठीक है, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, ये भी बंडल बकवास बात है, वैसे तो फॉल्स है। लंदन इज़ अ कैपिटल, क्लेम तो है ये भी। ठीक है, टुडे इज़ मंडे, अगर टुडे जो है, टुडे तो अपने को पता नहीं है। जैसे अगर इसने बोला रहता कि लेट्स से फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ऐसा अगर कुछ बोला रहता, तब उसमें कुछ लोग है फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, तो उसमें वो स्पेसिफिक है कि भाई मंडे की बात की जा रही है। लेकिन टुडे के कैसा बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है। वैसे मैं इंपॉर्टेंट भी मार्क करूँगा, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कैसा ये कह सकते हैं कि सर टुडे आप कैलेंडर में देख लो, तब तो आपको पता चल जाएगा ना कि यार टुडे मंडे है या नहीं है, तो अपन फिर उसके बाद ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स उसमें असाइन कर सकते हैं। तो मेरा उसमें ये कहना है कि अबे तू कैलेंडर में देख तो लेगा कि आज कौन सा डे है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बन गई ना। अभी एक बात बताओ, तुम मान लेते तुम्हें पता नहीं आज कौन सा दिन है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है। टुडे में पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि भाई 7 दिन में से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा अगर अनसर्टिनिटी अगर बन गई, जैसे x+3 = 5 है, तो मेरे को पता है क्या कि x की वैल्यू 2 ही है, मेरे को नहीं पता है ना, पॉसिबिलिटीज़ बन गई। इन्फाइनेटली मैनी रियल नंबर्स आर देयर, तो उसमें इन्फाइनेट पॉसिबिलिटीज़ बन गई। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि 7 ही पॉसिबिलिटी है, बट पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। तो उसमें कहीं भी अगर तुम्हारे पास एक से ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ये स्पेसिफिक क्लेम नहीं है कि टुडे इज़ मंडे में, दिस इज़ नॉट एन स्पेसिफिक क्लेम, है ना। उसमें टुडे में तुम्हारे पास 7 दिनों के हिसाब से, ठीक है, टोटल केसेस 7 बनते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी वाला फिर गेम है कि ये क्लेम ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये फिर क्लेम प्रोबेबिलिटी वाला क्लेम है। ठीक, जो कि मतलब फिर अगेन इसे स्टेटमेंट तो नहीं माना जाएगा। एक्स के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, ठीक, ये कैसा, रीजंस के बारे में बाद में आते हैं। ठीक है, अब फिर देखो ये तो आइडेंटिटी है, तो स्टेटमेंट रहेगा। सही गलत अपने को नहीं पता भाई, लेकिन स्टेटमेंट तो है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वाले साले सबको हटाओ, पहले क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन कहाँ है, एक्सक्लेमेशन कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देखो 2 हैं, तो ये तो फ्री फंड में ऐसे ही हट गए। 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना चाहिए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लिखा है, तो ये तो स्टेटमेंट है। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये भी स्टेटमेंट है। ट्रू फॉल्स बाद में देखा जाएगा। ही इज़ ऑनेस्ट, अब ही कौन है बे, ही, इट, ये सब तो बंडलबाजी है, ये तो वेरिएबल है। ही है ना, ये बंडलबाजी है, ये सब हटाओ। स्काई इज़ ग्रीन, तो ये स्टेटमेंट है। ट्रू फॉल्स बात की बात है। ठीक है, ट्रू फॉल्स सिंपल कंपाउंड बात की बात है। पहले तो क्लेम है कि नहीं है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, समझे। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया रहता तो फिर वो ओपन सेंटेंस हो गया रहता। अब दिस तुम अब कौन सा है वो, ऐसे तो दिख ही रहा है कि अनइक्वल रूट्स हैं साले के। इक्वल रूट दिख रहा है क्या, 4 3 दिख ही रहा है ना भाई। इससे झंडुआ मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए कभी, x-4 x-3 है तो दिख ही रहा है, सम ऑफ रूट 7 हैं। ठीक है, प्लीज़ गो आउट, रिक्वेस्ट है बाबा, नहीं मानते अपन, जा। क्लोज द डोर इंस्ट्रक्शन है। ठीक, ये क्या हो गया, ये तो हो गई रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, ये सब अपन नहीं मानते। ठीक, अच्छा, द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव, स्टेटमेंट है क्योंकि क्लेम किया जा रहा है। तुम इसके साथ ट्रू या फॉल्स अटैच कर सकते हो, इसके साथ थोड़ी अटैच कर सकते हो प्लीज़ गो आउट। ये वही बात हो गई, जैसे कोई लड़की बोल रही है कि भाई बाहर चले जाओ, या लड़का बोल रहा है बाहर चले जाओ, ऐसा ऐसा होगा नहीं कि कोई लड़का बोले। ठीक है,
तो लड़की बोल रही है बाहर चले जाओ, तो जाहिर सी बात है तुम उसमें सही या गलत अटैच नहीं कर सकते ना उसके साथ। तुम या तो बोल सकते हो कि जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो तो इसमें प्लीज़ वगैरह जैसे सेंटेंसेस के साथ तुम ट्रूथ वैल्यू कैसा एसोसिएट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा टेस्ट है कि कोई सेंटेंस मैथमेटिकल स्टेटमेंट की तरह क्लासीफाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। तुम उसके साथ यस या नो बोल सकते हो, तो यस या नो एक अलग चीज़ है, और ट्रू या फॉल्स एक अलग चीज़ है, ठीक है। ट्रू या फॉल्स क्लेम पर तुम लगा सकते हो कि ट्रू है या फॉल्स है, पर जो रिक्वेस्ट है या क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ें यस नो है ना, वो एक अलग चीज़ है। इसको तो मैं एज अ कंसेप्ट भी लिखना चाहूँगा कि भाई यस नो इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ट्रू फॉल्स, ठीक। अच्छा, द स्क्वायर ऑफ एनी इट इज़ ब्लैक इन कलर, तो ये तो यार ये तो इट है। अब ईंट तो मैं जान नहीं रहा हूँ कोयला है कि क्या है, कोयला होगा तो फिर ये सही बात है ना। तो ये तो वेरिएबल आ गया, वेरिएबल आ गया तो ये तो ओपन सेंटेंस हो गया। तो ओपन सेंटेंस है तो स्टेटमेंट तो होगा नहीं, ठीक। अच्छा, तो अब देख लेते हैं, इन केस ऑफ स्टेटमेंट राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू। तो जो बातें गलत हैं पहले वो गलत क्यों हैं उसको देख लेते हैं। टुडे इज़ मंडे, तो जो सेवन्थ वाला है वो देखो, टुडे is a variable with 7 different possibilities, ठीक। तो ये एक ओपन सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो एट्थ वाला अगेन ओपन सेंटेंस है। एक्स अपने को पता नहीं है, कुछ दिया भी नहीं है। अच्छा, टेंथ वाला तो क्वेश्चन मार्क है, उसके बारे में क्या रीज़न लिखना है यार, है क्वेश्चन है ये तो इंट्रोगेटिव। और क्या क्या है क्रॉस वाले, वेयर इज़ योर सन, अगेन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। ही इज़ ऑनेस्ट, अगेन ओपन सेंटेंस है, 14th वाला ओपन सेंटेंस है तुम्हारा। ठीक है बात। अच्छा, स्काई इज़ ग्रीन ये सब तो ठीक है। प्लीज़ है ना, तो ये तो रिक्वेस्ट हो गया। क्लोज द डोर इंस्ट्रक्शन हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है दोनों के दोनों, ठीक है। इट इज़ ब्लैक इन कलर, अगेन इट इज़ अनडिफाइंड, हेंस एन ओपन सेंटेंस। क्या कहते हो। और जहाँ तक बात रही ट्रूथ वैल्यू असाइन करने की, तो अब हमें हर स्टेटमेंट की सत्यता जांचनी है। जाहिर सी बात है, जो सेंटेंस स्टेटमेंट ही नहीं है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अगर ट्रूथ वैल्यू होती तो स्टेटमेंट ना होता, ठीक है। वाह, क्या बात कही मैंने। तो अब आगे, 4 इज़ एन इवन नंबर। अबे ये तो लिखते जाओ यार भाई भाई, है ना। ट्रू फॉल्स है तो धाएँ धाएँ लिखते चलो, और क्या। ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। 13 इज़ अ प्राइम नंबर, ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, है ना। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो अब देखो जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ज्ञान जरा भी नहीं है ना, वो कैसा करे, सिंपली इस चीज़ को तुम सॉल्व कर लो सनसनाते हुए। जैसे एक्स क्यूब बराबर 1 है तो इसके जो रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, है कि नहीं, उसको तुम सॉल्व कर लो। ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, समझ रहे हो बात, है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है कैसा है, कहाँ गया भाई, कौन सा सवाल है ये, कहाँ मर गया, अरे यार कहाँ है, हाँ 5वां, ठीक है बात। तो जो x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलने का क्या मतलब है कि भाई जब उसका तुम क्यूब करोगे
तो 1 मिलना चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 का क्या मतलब है, तो जब उसका स्क्वायर करोगे तो 4 मिलना चाहिए। समझ रहे हो बात? व्हेन यू क्यूब दैट नंबर, व्हेन यू क्यूब x यू मस्ट गेट 1। ठीक है, व्हेन यू क्यूब x, ठीक, ये इसका मतलब है। क्लियर है बात? अच्छा, तो जैसे ही इसको तुम सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो अब देखो, या तो एक्स माइनस 1 0 होगा, इससे क्या आ जाता है, एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो आ जाती है 1। दूसरा, या तो फिर ये वाली चीज़ 0 होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, या तो ये वाली चीज़ 0 होगी, तो इससे क्या आ जाता है, एक्स की वैल्यू या तो हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको जब तुम करोगे तो आएगा अंदर -3, समझ गए, बाय 2। तो अभी हम लोग क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में हैं, तो अंडर रूट ऑफ -1, इसको तुम आई यूज़ अगर करते हो तो इस चीज़ को कैसे लिख लोगे, -1 प्लस 3√3i। समझ गए क्या? √3 टाइम्स रूट ऑफ -1, ऐसा लिखोगे ना, ऐसा लिखोगे इसको, तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, -1 प्लस माइनस √3 प्लस माइनस आई, ऐसे। समझ रहे हो बात? ये चीज़, तो उसमें अल्फ़ा हो गया तुम्हारा यहाँ से, ये देखो ये हो गया अल्फ़ा 1 हो गया, यहाँ से देखो बीटा और गामा क्या क्या हो गए, बीटा हो गया -1 प्लस ये हो गया बीटा, गामा क्या हो गया, ये हो गया गामा -1 माइनस √3i। ये तो खैर 10वीं के लोगों को भी पता रहता है। अगर तुम इसको देखो ज़रा ध्यान से, तो बीटा को अगर मैं मान लेते हैं स्क्वायर अगर करूँगा तो तुम्हारे पास गामा आ जाएगा। समझ रहे हो? करके देख लियो, बीटा को अगर तुम स्क्वायर करोगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बात तो सबका समेशन देखो क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0 आएगा तुम्हारे पास, करके देख लेना। ठीक, सबको अगर तुम जोड़ोगे तो 0 आएगा। तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आ जाता है इसका मतलब, ठीक है। अब ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर तो मैं कैसा है तुमको 3-4 घंटे की बातचीत कर सकता हूँ, पर जितनी रिक्वायर्ड है भी उतनी ही करूँगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ध्यान रखियो, जैसे अगर तुम बीटा का स्क्वायर करोगे तो गामा आ जाएगा, समझे? ठीक, तो इसीलिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को कैसे लिया जाता है, और अगर गामा का स्क्वायर करोगे तो बीटा आ जाएगा, ध्यान रखियो। तो लेट्स से अगर मैं ये अगर मेरे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, है ना, 1 -1 प्लस √3i बाई 2, और ये अगर मेरे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, तो इसको अगर लेट्स से मैं, ये तो 1 का 1 ही रहने दो, इसको अगर मैं ओमेगा कहता हूँ तो इसे मैं ओमेगा स्क्वायर कह सकता हूँ। किसी को भी तुम ओमेगा, किसी को भी ओमेगा स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, है ना, ये चीज़ 0 रहती, बहुत ही बेसिक साधारण सी प्रॉपर्टी है, ये चीज़ याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसा है, फॉल्स हो जाएगा, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ नॉट 1, इट इज़ 0, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। अब जैसे कैसा है, कहीं अगर सीटी वगैरह में अगर इस तरह का कोई सवाल आ गया, मान लेते हैं किसी को पता ही नहीं है, किसी ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पहले कभी सुना ही नहीं है, तो हो सकता है वो यूनिटी का मतलब 1 समझ के कहीं उसने 1 लगा दिया, ठीक है। कुछ लोग रहते हैं ना, जो 12वीं का जब उन लोग सीटी या फिर जेडब्ल्यू में बैठते हैं, मैं सही बताऊँ तुमको, उनकी जो मनोदशा होती है, देयर माइंडसेट इज़ इवन बिलो क्लास 10th, मतलब क्लास 10th लेवल, है ना, मतलब देयर माइंडसेट इज सच दैट इट इज़ सो लो कि मतलब जब वो 10वीं में थे उस वक्त उनको जितना आता था, उसी माइंडसेट के साथ एक इंसान कैसा जाता है 12वीं का जब एग्ज़ाम लिखता है, तो क्योंकि लोगों को ये नहीं पता रहता है कि क्या चीज़ें पढ़नी क्या छोड़नी है, क्योंकि 12वीं ऐसा है समुंदर है, तुम 20 साल भी 12वीं की पढ़ाई कर सकते हो। ये जो लोग पढ़ा रहे हैं उनसे पूछो,
20 साल भी तुम्हारे लिए कम है 12वीं की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इतना है वो समुंदर में, जितना अंदर जाते जाओगे मोती की तलाश में उतना अंदर जा सकते हो। तो क्या है कि कुछ लोगों को अपनी पढ़ाई कहाँ स्टॉप करनी है ये नहीं पता होता है, क्योंकि सवालों का स्तर ही नहीं पता रहता है कि किस स्तर के सवाल आने के हैं। तो ये सबसे बड़े राज की बात है। उसमें कुछ लोगों की क्योंकि कभी तैयारी ही ख़त्म नहीं होती है ना, तो 2 महीना कैसा एक ही चैप्टर को घसते रहते हैं, उस पर आता है एक 3 नंबर का सवाल, वो भी उनसे गलत हो जाता है क्योंकि रिसर्च वर्क में लगे थे, और अगर सही हो भी गया तो पेपर तो छूट ही गया ना पूरा। तो उनको पता ही नहीं रहता है कि कब किस टॉपिक को स्टॉप करना है, समझे। सीईटी जैसे एग्ज़ाम के लिए एक दिन एक टॉपिक के लिए सफिशेंट है, मैं बता रहा हूँ। तो अगर तुम्हारे पास 30-40 टॉपिक्स अगर हैं, मान लेते हैं, मैं ये मान के चलूँ मैथ्स और फिजिक्स में अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो 40 दिन बहुत हैं, 60 दिन बहुत है, 60 दिन मतलब 2 महीने, चलो 1 महीना और ले लो, इसमें 3 महीना बहुत है सीईटी जैसे तैयारी के लिए, सीईटी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है, बशर्ते कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसा बेसिक लेवल पर होनी चाहिए, रिविज़न वाला काम अगर बचा है तुम्हारा। अच्छा, और अगर कहीं मान लेते हैं सीईटी जैसे एग्ज़ाम में भी तुम अच्छा नहीं कर पाए, तो फिर 12वीं के परसेंटेज के बेसिस पर फिर यहाँ पर कॉलेजेस हैं ठीक ठाक जिसमें तुम बीएससी वगैरह कर सकते हो। भाई सीईटी भी अगर छूट गया तो कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे, घर थोड़ी बैठोगे, है ना। तो उसमें बता दूँ तुम्हें कि एक दिन लगता है एक चैप्टर की प्रिपरेशन को, और अगर तुम्हारा 2 महीने के अंदर मैथ्स और फिजिक्स अगर पूरा ख़त्म हो गया प्रिपरेशन कर करके घस घस के, केमिस्ट्री ख़त्म हो गई लेट से 60 दिन में, तुम्हारे 2 महीने के अंदर पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पूरी प्रिपरेशन अगर पूरी अच्छे से ख़त्म है, देन उसके बाद तुम टेस्ट पे टेस्ट देते जाओ, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा फ्लुएंसी और बढ़ेगी। और टेस्ट देने से पहले ये नहीं होना चाहिए कि सर थोड़ा रिवीजन करना है, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रिपरेशन को एक टाइम पर, जैसे कब तुम्हें पता चलेगा कि स्टॉप कैसे करना है, तुम कोई भी सीईटी का एग्ज़ाम पेपर खोल के देख लो, तुमको पता चल जाएगा कि प्रिपरेशन का स्तर कहाँ तक रखना है। ठीक है, मेंस का हो गया, एडवांस का हो गया, तुम अगर अनलेस अनटिल तुम उसके पेपर्स नहीं देखोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा प्रिपरेशन कहाँ पर रोकनी है। खैर, तो ये तो अपना हो जाता है। इसके बाद अब तुम किसी भी सेंटेंस को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लोगे कि इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और नॉट, आसानी से उसकी ट्रूथ वैल्यू दे दोगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम है ये जो अभी तक के हम लोगों ने पढ़ा उसको अगर मैं समराइज़ करूं तो वो ऐसा हो जाएगा। इंग्लिश सेंटेंस दिया है तो उसको आइडेंटिफाई करना, जिसमें क्या आएगा, स्टेटमेंट है या नहीं आप बताओ। ठीक, फिर उसके बाद आएगा असाइनिंग ट्रूथ वैल्यू, ये भी हम लोगों ने सीखा, ये पहला काम सीखा, ये दूसरा काम सीखा, ये भी सीखा कि क्लासिफाइंग स्टेटमेंट इनटू सिंपल या फिर कंपाउंड। एक स्टेटमेंट या तो सिंपल होगा या तो कंपाउंड होगा ना, अरे बाबा, ऐसा तो होगा नहीं कि सिंपल भी है थोड़ा 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 कंपाउंड भी है, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक, तो ये तीनों काम हम लोगों ने इस वीडियो में सीखे। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ही लॉजिकल है, ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर का नाम ही मैथमेटिकल लॉजिक है, तो बहुत ही लॉजिकल है। कंसेप्ट्स अगर तुम्हारे क्लियर हैं तो इस चैप्टर में कहीं तुमको कोई दिक्कत, या फिर इनफैक्ट किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी यार। रूल्स क्लियर होने चाहिए। अब रूल्स बनाकर देने वाला अगर तुम्हारे पास मौजूद है तो तुम लकी हो, लेकिन ये बात ध्यान में रखो, एक बेसिक लेवल पर तुम खुद भी रूल्स खुद से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, असक्षम होते हैं, और बहुत सारे लोग करना ही नहीं चाहते। तो दोनों तरह के लोग कैसा उसमें अगर सामने वाला अगर रूल्स अगर बता रहा है तो उसमें उन रूल्स को समझकर अगर तुम इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ना किताब खोलते बराबर घूम जाते हैं, 2-2 महीने एक चैप्टर में फंसे रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर भाई एक दूसरे व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खैर, तो एक ऐसे व्यक्ति का भाई होना जो कि रूल्स उनको बनाकर दे, वो वाला व्यक्ति अगर उनके पास नहीं है तब तो फिर हो चुका फिर, है ना उनका तो फिर क्या बोले। तो एनीवेज, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को तोड़ना सीखेंगे इनटू सिंपलर स्टेटमेंट्स, है ना। कंपाउंड वाले को तोड़ना सीखेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं ये सीखेंगे, जोड़ना और तोड़ना दोनों सीखेंगे कि अगर जोड़ना है लॉजिकल कनेक्टिव्स के सहारे तो कैसे जोड़ोगे। ठीक है, ट्रांसलेट करना है कि कोई लॉजिकल कनेक्टिव्स के सहारे कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसको ट्रांसलेट करो आप कि उसका मीनिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, बेसिकली लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके।